वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब सही है, लगना चाहिए ना बाहर तक। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप ये बताइए कि आपके एग्जाम कैसे हुए? बहुत अच्छे मान के चलूं मैं? क्या सब कुछ करवाया हुआ था? डिफिकल्ट तो नहीं था पेपर? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफिकल्ट तो नहीं था? तो अब हम कुछ आगे की बात करें। अब हम आगे की कुछ बात करें, फ्यूचर की कुछ बात करें, आगे क्या करना कुछ डिस्कस करें। तो देखिए, अभी जो सीए इंटर का है नवंबर 23, उसमें अगर आप चाहें तो आप दोनों ग्रुप में अपीयर हो सकते हो, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो एक एक ग्रुप करके भी कर सकते हो। नवंबर 23 में आप एक ग्रुप दे सकते हो, फिर दूसरा ग्रुप मई 24 में। और अगर आप दोनों ही ग्रुप इकट्ठे दे सकते हो तो आप इकट्ठे दीजिएगा। अब आप कहोगे सर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप नवंबर में दोनों ग्रुप देते हो, दोनों क्वालिफाई कर लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने पहले बन जाओगे। और अगर आप एक एक ग्रुप करोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने बाद बनोगे। तो डिफरेंस वहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा। एक आपके साथ बैठा आपका फ्रेंड है, वो कहेगा मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, आप कहोगे मैं 6 महीने बाद एग्जाम दूंगा, तब आपको लगेगा यार ये तो मेरे साथ ही था, ये मेरे से पहले ही बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं 6 महीने बाद अभी एग्जाम दूंगा, फिर बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो देखो, कभी भी लाइफ में किसी से भी हमेशा कोशिश करो पीछे नहीं रहना, कम से कम बराबर तो रहना है। आगे नहीं निकलना, बराबर तो रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप सारे के सारे बच्चे दोनों ग्रुप में अपीयर हो जाओ, फिर बाद में आधे बच्चे कहे कि इतना बर्डन हमारे ऊपर हो गया, सर ने हमें फंसा दिया। अरे 2 ग्रुप होते हैं क्या तैयार? 4 और 4 8 पेपर तैयार करने हैं और लिमिटेड सा टाइम है। इतने टाइम के अंदर 8 पेपर हम कैसे तैयार करेंगे? फंस गए ना। तो हमारा ग्रुप 1 तैयार हुआ ना 2 तैयार हुआ, अब तो दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे, अगली बार देंगे एग्जाम। तो देखो, आपकी कैपेसिटी को आप जानते हो, मैं तो नहीं जानता ना। टीचर ने, सभी ने आपको यहाँ पढ़ाया है, बाई फेस देखा है, थोड़ा सा समझा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नर्सरी क्लास से आपको जानते हैं या 7th क्लास से आपको जानते हैं। अभी ये स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूँ दोनों ग्रुप दे सकता है, तो हम नहीं कह सकते। ये आप जानते हो। भाई मैं कितना कैपेबल हूँ वो मैं जानता हूँ, आप कितने कैपेबल हो वो आप जानते हो। मैं आपसे पूछूँ मैं कितना कैपेबल हूँ और आप मुझसे पूछे मैं कितना कैपेबल हूँ, तो क्या बात बनी? हम अपनी कैपेबिलिटी का किसी से कैसे पूछे, वो तो हम जानते हैं। अब एट ए टाइम एक टीचर जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो मेरी अभी गौतम सेठी सर से बात हो रही थी कॉस्टिंग के लिए। गौतम सेठी सर मतलब वन ऑफ दी बेस्ट टीचर जो है कॉस्टिंग के कहलाते हैं। तो सर कह रहे कि मैं तो भाई फाउंडेशन का अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, सर की अपनी एक इंस्टीट्यूट है, और फिर सीए इंटर का अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग भी पढ़ाता हूँ, फिर ग्रुप 2 का एफएम भी पढ़ाता हूँ और एडवांस अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, और एक बैच हमारे यहाँ भी कॉस्टिंग में। 6 बैच सर इकट्ठे एट ए टाइम? कि हाँ मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं सीए फाइनल भी पढ़ाता हूँ, वो बैच मैंने अभी बनाया नहीं है। तो देयर आर पीपल लाइक हिम ऑल्सो, प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड। तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए इस समय सीए गौतम सेठी सर हैं। 6 सब्जेक्ट एक तरह से मान के एट ए टाइम, तो भाई आप 2 ग्रुप एट ए टाइम क्यों नहीं कर सकते? बाकी सर अभी बताएंगे आपको क्या टेक्निक है, कैसे सुबह से शाम तक काम करते हैं, एंड नेवर टायर्ड। तो पर्पस इन सेमिनार का यही होता है कि भाई जो रूटीन क्लासेस में पढ़ाना है उससे हटके कुछ बात करें, क्योंकि रियल एजुकेशन वो है जो अब हमारे और आपके बीच में चल रही है। वो जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस है जो हरीश सर ने सिखाए, वो एग्जाम में तो बहुत काम आएंगे, एग्जाम में तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन एक पर्सन की रियल लाइफ में जो लाइफ के लेसन है वो ये हैं जो हम आपसे बात कर रहे हैं। ऑलवेज एस्टिमेट प्रॉपरली योर ओन कैपेबिलिटीज एंड देन यू मस्ट एक्सप्लोर इट एंड एक्सप्लॉइट इट। आपको अपने में कितनी ताकत है ये आपका पता होना चाहिए, और अगर आप में ताकत है तो उसको आपको एक्सप्लॉइट करना है, छोड़ना नहीं है, और नहीं है तो बिना मतलब के अनड्यू बर्डन नहीं लेना है। तो नेट रिजल्ट क्या निकला? भाई जो बच्चे समस्या में एक एक ग्रुप कर सकते हैं तो आप एक एक ग्रुप करना,
और 2 ग्रुप कर सकते हो तो डेफिनेटली करना। इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ अभी नहीं आएगा। अभी तो लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा तब जब आपके साथ वाला आपको कहेगा मैं तो चार्ट अकाउंटेंट बन गया हूँ, तू नहीं बना भाई। तो आप कहोगे नहीं यार मैंने ना एक के ग्रुप दिए थे। अच्छा तूने दोनों ग्रुप दिए होंगे। तो ऐसे ही फिर सीए फाइनल में भी आएगा। जब आप यहाँ पे दोनों ग्रुप देके पास कर लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अरे यार सीए फाइनल भी दोनों ग्रुप इकट्ठे देंगे, एक एक क्यों देंगे। और यहाँ पे अगर एक एक ग्रुप दे रहे हो तो थोड़ा सा दिल में रहता है कि मैंने इंटर तो एक एक करके दिया, फाइनल दोनों दे दूँ। तो यहीं से वो एक मैसेज आप कैरी करके ले जाओगे कि भाई एक एक करके ही करना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको दोनों ही करने हैं, अपनी कैपेबिलिटी देख लेना। देखो एक स्टूडेंट है, वो कहता है यार मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है और मेरा और किस चीज़ में मन भी नहीं लगता, भाई आप दोनों ग्रुप दो। एक स्टूडेंट कहता है यार पढ़ना है, पढ़ तो मैं लेता हूँ, मेरे पास और बहुत काम है, पता नहीं मैं कैसे टाइम निकालता हूँ। तो जो और काम है भाई दुनिया में वो भी ज़रूरी है, तो कोई बात नहीं आप एक एक ग्रुप दे लो। तो चॉइस आपकी है। अब रही कि भाई हमारी प्लानिंग क्या है, हम आपको क्या सजेस्ट करते हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं, पहले एग्ज़ाम होते थे नवंबर में और रिजल्ट आ जाता था जनवरी में। अब की बार एग्ज़ाम हुए दिसंबर में, 1 महीना तो ऑलरेडी आपका वेस्ट हो गया है। 1 महीना तो गया, वरना नवंबर में एग्ज़ाम दे के बच्चा 16-17 नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट करता था और अब 1 महीना आपका ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। दिसंबर आ गया है, दिसंबर भी गया ही समझो। तो लेट्स नोट नाउ वेस्ट द टाइम। अब रही बात कि सर नाउ लेट्स नोट वेस्ट द टाइम, लेकिन प्लानिंग तो बताओ क्या प्लानिंग है आपकी। हमारी प्लानिंग ये है कि भाई ग्रुप 1 में 4 पेपर है, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और टैक्स। रही बात नई स्कीम की, नई स्कीम के अंदर दोनों ग्रुप में से एक एक पेपर हटा दिया है, 3-3 कर दिए हैं। पहले भी 3-3 हुआ करते थे, बाद में स्टूडेंट ने 4-4 कर दिया, अब दोबारा फिर कह रहे 3-3 कर देते हैं। तो 3 जब करेंगे, नई स्कीम आएगी तो फिर ये रहेगा कि सर नई स्कीम आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। देखो अकाउंट्स, लॉ एंड कॉस्टिंग, ये 3 पेपर ग्रुप 1 में है और ग्रुप 2 के अंदर न्यू स्कीम में बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रुप और जो न्यू स्कीम के अंदर टैक्स का पेपर ग्रुप 2 में चला जाएगा। यहाँ से हट के ग्रुप पेपर नहीं हटेगा, वो ग्रुप 2 में चला जाएगा। जो पेपर हटेगा वो एक तो सर इको का पार्ट हटेगा, एफएम के साथ इको का पार्ट हटेगा और एफएम रह जाएगा और ईआई खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर वाले पेपर का कुछ पार्ट हटेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये बना कि भाई आप अकाउंट्स है और लॉ है, ये तो चाहे नई स्कीम हो चाहे पुरानी स्कीम हो, दोनों तरह से है। और कॉस्टिंग भी है, लेकिन कॉस्टिंग की बजाय मैं इन 2 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों आपने फाउंडेशन में स्टडी की है और चांस की बात है दोनों टीचर सेम है, जो फाउंडेशन में है वो इंटर में है। लवली सर इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता देंगे और लवली सर से तो आपको पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। इनके अलावा आप किसी से पढ़ नहीं सकते। इन्होंने ऐसा जादू डाल दिया आपके ऊपर कि आप सीए फाइनल में भी सर को पकड़ लेना, फाइनल में ही पढ़ाएंगे लॉ, क्योंकि लॉ फाइनल में भी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप लॉ और अकाउंट स्टडी कर लो, वो दोनों पेपर पूरे फिनिश कर दो, 2 नहीं तो 1 फिनिश कर दो। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो कहेंगे सर अकाउंट्स तो हमने पढ़ के देखा है, पढ़ लेंगे, लॉ पढ़ के देखा, पढ़ लेंगे, नए वाला सब्जेक्ट ट्राई करते हैं। देखो अपना अपना नेचर है, तो नया ट्राई करना है, नया ट्राई कर लो। कॉस्टिंग का सब्जेक्ट गौतम सेठी सर का, टैक्स का मेरा है। कोई नया सब्जेक्ट लेना चाहे नया ले ले। अब 1%, वैसे पेपर बड़े इजी हुए हैं, 1% सर हम स्टडी कर लें, फिर बाद में बाई चांस क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। भाई हमने तो आपको कहा है कि जो आप पेमेंट करोगे तो हम आपको रिसिप्ट पे लिख के देंगे ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट, दैट इज नॉट ए ट्यूशन फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसमें सेंटेंस लिखा रहेगा एंटायर अमाउंट इज रिफंडेबल इंक्लूडिंग द टैक्सेस, 1 रुपया भी उसमें से डिडक्ट नहीं होगा। भाई हम आपको मान लो गूगल ड्राइव पे शेयर करें तो उसमें की आती है, वो की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, वो हम बियर करेंगे। बुक्स आपको देंगे, बाई चांस कोई बच्चा रह जाता है बुक वापस करेगा तो ये थोड़ा भी पुरानी बुक हम किसी और बच्चे को दे देंगे, पुराने बच्चे को नहीं दे सकते। उसमें अगर एक पेन का जरा सा भी चला है या थोड़ा सा ही पुराना लगेगा तो कोई भी स्टूडेंट कहेगा सर ये पुरानी बुक हमें दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है पुराने नए का पता लग जाता है। बुक सेलर मान लो 1 दिन भी यूज़ की बुक देगा, आप बच्चा एकदम से देख के बता देगा नहीं भैया तो पुरानी है, मैं नहीं लेता, नहीं दो, वो बुक सारी बेकार जाएंगी, वो हमारी जाएंगी, लेकिन आपके 2 महीने यूटिलाइज हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप चाहे एक सब्जेक्ट लो, चाहे आप 2 सब्जेक्ट लो, चाहे आप आधा सब्जेक्ट लो, आपकी चॉइस है। हमारी सजेशन ये है कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो ले ही लो, मतलब इन 2 महीनों में एक सब्जेक्ट के पीछे लग के ख़त्म कर दो, उसको टोटली फिनिश कर दो। लेकिन हम आपको एक ऑप्शन और देंगे, जब हमारा फेस टू फेस बैच स्टार्ट होगा रिजल्ट के बाद, जिसने गूगल ड्राइव पे स्टडी किया वो चाहे तो दोबारा जाए, हम उसे दोबारा फेस टू फेस फिर करवाएंगे, कंप्लीट फिर करवा देंगे। अगर उसे लगता है कि नहीं गूगल ड्राइव में वो मज़ा नहीं आया, जो फेस टू फेस में दोबारा फिर आ जाओ हमारे पास, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, सेम फीस में एडजस्ट करवाएंगे हम आपको। ठीक है, तो ये कुछ बातें तो वो है जो मैंने आपको बतानी थी, और इसके अलावा लवली सर बताएंगे आपको, गौतम सेठी सर बताएंगे, फिर आपके 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स को हम डाउट लेंगे क्या क्या है। तो सर अब मैं किनको, सर आप ही बताओ। क्लास वाला डायलॉग हो जाए सर, डायलॉग हो जाए। हेलो 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 हेलोस, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा बच्चों आपका एग्जाम? आता था सब कुछ? पक्का? चलो, एक्चुअल में सीए इंटर में भी बेटा आपको ऐसे ही सेम स्टडी पैटर्न मिलेगा जैसे आपको फाउंडेशन में क्वालिटी मिली है। सीए इंटर में भी बेटा आपको सेम क्वालिटी सर्व करेंगे हम सब, है ना। अभी सर बात कर रहे थे कि बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, बेटा वो देखो आपकी पर्सनल चॉइस है और आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करना है कि मैंने सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। आप में से किसी के पास पैसे हैं? क्लास वाला एग्जाम है, आना जरा। अच्छा, ये मैं वापस करूँगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने का नोट है? 100 का। अच्छा मैंने अभी भी इसको इतना कर दिया। अब ये कितने का है? अभी अभी आप मेरी बात समझना चाह रहे हो? चाहे आप सिंगल ग्रुप दो, आपकी वैल्यू 100 रुपये की 100 रुपये जितनी रहेगी। अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तब भी 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये जितनी रहेगी। यानी पैसे की वैल्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू कम नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है, वापस कर दिया मैंने। 100 रुपये की वैल्यू बेटा 100 रुपये ही रहेगी। ये आपको देखना है कि मुझे सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप। आप अपनी कैपेबिलिटीज को जज करें। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ तो इंस्टीट्यूट, हाँ जी सर, बीच में ना मुझे एक बात याद आ गई, मैं भूल ना जाऊँ। ये बात काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हम एक एक करके ग्रुप देंगे तो बिग 4 हमें आर्टिकलशिप में नहीं लेगा, और अगर हम दोनों ग्रुप देंगे तो बिग 4 हमें आर्टिकलशिप में ले लेगा। ऐसा कुछ बच्चों ने सुना है क्या? तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है, और रिप्लाई सर ने इसका दे दिया है, चार्ट अकाउंटेंट ये चार्ट अकाउंटेंट, वो एक ग्रुप दे वो 2 ग्रुप दे, फर्क नहीं पड़ता। यानी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मेन बात क्या है कि बिग 4 अपने इंटरव्यू लेता है अलग से। वो कहते हैं भाई जो रूटीन में आपने स्टडी किया है हम थोड़ा हट के आपसे पूछेंगे, थोड़ा हायर लेवल का पूछेंगे, थोड़ा इंटेलिजेंट लेवल का पूछेंगे। आप हमारे इंटरव्यू में खड़े उतरते हो, आपके मार्क्स भी ठीक है तो हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो ये वाली बात अगर आपको कोई सीनियर कहे कि ग्रुप एक एक देने से वो सेलेक्ट नहीं करते तो वो ठीक नहीं है। सर ने कहा आपकी वैल्यू वही रहेगी, बस मुझे यही कहना था, मैंने कहा बीच में भूल लिया। एक्चुअल में सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप में कुछ मतलब जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि बोथ ग्रुप में आपके रैंक आ जाती है। और आप सब ने सीए जब ज्वाइन करी तो आप सब के अंदर ये कैपेबिलिटीज थी कि आप सीए कर सकते हैं, तभी आपने वो स्टेप लिया। नहीं तो डराने वाले तो आपको बेटा 12th क्लास में भी बहुत थे, सीए मत करना, बहुत टफ है, नहीं होती, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डराते तो लोग रहेंगे कि ग्रुप 1 दो, बोथ ग्रुप दो। अल्टीमेटली आपने जो डिसाइड कर लिया ना वो आप अचीव करके ही रहते हैं। ये मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेशन ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने डिटर्मिंड है कि मैंने सीए बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है, विद रैंक बनना है, तो आप बनकर ही रहेंगे। एक बात फिर एक सेंटेंस बीच में ऐड करूंगा कि लोग कहते हैं भी सीए बनना मुश्किल है। आप बताओ गूगल का सीईओ बनना आसान है? आसान है?
बट ही इज़ एन इंडियन जो आज उसका CEO है, आपको ही पता होगा या नहीं? UK का प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, बट ही इज़ एन इंडियन जो UK का आज प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनना आसान है, शी इज़ एन इंडियन जो आज वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। तो मतलब अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्वालिटीज़ हैं, आप में डिटर्मिनेशन, आप कुछ भी बन सकते हो। ये तो छोटी सी बात है। मतलब हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, कभी कोई क्या कह रहा मत सुनना, आपको जो कुछ डिटर्मिनेशन आपको फॉलो करना है सर लीजिए। मैं ऐसे डिस्टर्ब करता रहूँगा? नहीं, थैंक यू। अच्छा, सबसे आड़ दे। अच्छा, सबसे पहले डिटर्मिनेशन की बात हमने कर ली है, ठीक है। और अगर आप बोथ ग्रुप में मूव करते हैं तो आपको रैंक की एडवांटेज मिलती है। और अगर आप फाइनेंशियल वाइज देखे जाएं तो आप 6 महीने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, लेट सपोज आपकी 1 लाख, यानी आप ज़िंदगी में 6 लाख रुपए ज़्यादा कमा लोगे। समझ रहे हो डिफरेंस? अगर लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ एवरेज लगा लेते हैं तो आप औरों के मुकाबले 6 लाख रुपए ज़्यादा कमा लोगे, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बेटा लाइफ में 2 पर्सन्स ऐसे हैं जो आपका बेनिफिट हमेशा चाहेंगे। एक तो आपके पेरेंट्स, यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? अच्छा, दूसरे कौन है बेटा? पेरेंट्स। और दूसरे कौन है? टीचर्स। यस, टीचर्स आर दूसरे पेरेंट्स। हम टीचर्स आपके दूसरे पेरेंट्स हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपके अंदर ना सारी क्वालिटीज डालना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स आपके अंदर सारी क्वालिटीज डालना चाहते हैं, ठीक है। तो जो क्वालिटीज वो नहीं डाल पा रहे होते वो हमारे पास भेज देते हैं कि आप वो वाली क्वालिटीज इनके अंदर डाल दो। तो हम भी पेरेंट्स ही हैं, जस्ट लाइक जैसे माँ और मासी होते हैं, ठीक है, वैसे हम ही हैं कि जो हम दोनों क्या चाहते हैं? आपका बेनिफिट। तभी तो देख लो, आपको एग्ज़ाम ओवर होते ही सबसे पहले आपको किसने बुलाया? हमने बुलाया कि यार आप लोगों को राइट टाइम पे राइट गाइडेंस दे दे। किस लिए दे दे? ताकि आप राइट ट्रैक पर ही चलते रहें। अगर आप इधर उधर हो गए, हल्का सा भी भटक गए, एक्चुअल में क्या है, अगर आपने मान लो एक भी स्टेप गलत ले लिया तो वापस आने में ना बेटा टाइम निकल चुका है, अटेम्प्ट निकल चुका है। इसलिए आपको राइट गाइडेंस के लिए बुलाया गया है कि एक्चुअल में ये एज ऐसी होती है, इसमें ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। 16 to 25, ये बात सच्चाई है। हम भी अपने टाइम में सोचते थे अरे यार जो हमें पता वो किसी को नहीं पता, लेकिन आफ्टर एक सेंटेंस ऐड कर देता हूँ, हमसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं, मैक्सिमम हमारा फ्रेंड हमसे ज़्यादा समझदार हो सकता है। बस हम वो करेंगे जो हमारे माइंड में आएगा, या अगर हमारे फ्रेंड ने कह दिया तो फिर वो करेंगे। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि भाई आप या आपके फ्रेंड वो उस लेवल पे नहीं हैं जिस लेवल पे आपके पेरेंट्स या हम टीचर्स हैं। बेटा आपके फ्रेंड के पास या आपके पास अपना एक्सपीरियंस होगा या आपके फ्रेंड के पास अपना होगा, यानी आप दोनों मिलाकर भी 2 एक्सपीरियंस ही हैं। और सर के पास अगर देखा जाए तो 1 लाख प्लस स्टूडेंट का आई थिंक सो एक्सपीरियंस होगा। तो बेटर गाइड आप बताओ, आपका फ्रेंड ज़्यादा अच्छा कर पाएगा या सर? आपने सर पूछा, आपने पूछा बेटर गाइड, आप पूछते बेटर मिस गाइड, तो फिर वो कहते हैं फ्रेंड। अच्छा, मतलब सर मैं भी सर से पढ़ा हुआ हूँ 2006 में, सर के पास मैंने भी क्लासेस ली हुई है। तो बेस्ट फैकल्टी हैं टैक्स के सर। और दूसरी बात एक्सपीरियंस, क्लास में पढ़ना तो देखो है ही, सर का जो अप्रोच है वो है लर्न विथ फन। मतलब आपको चीज़ समझा भी देंगे, लर्न भी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअल में क्या है, पढ़ना तो है ही, हम सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है, हम सब ने पढ़ना है। अब उसको हंस हंस के पढ़ो या रो रो के पढ़ो, 2 ऑप्शन होती है। तो हमारे यहाँ पर MKG पर सब टीचर ये कोशिश करेंगे कि बच्चे को खुश करके रखें ताकि उसका पढ़ाई में और मन लगे, ठीक है। हम सब यही कोशिश करेंगे आप सब के लिए, और हम सब आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। इसलिए हमने आपको पहले ही बुला लिया कि आपको कोई मिस गाइड ना कर पाए और आप राइट ट्रैक पे रहें, ठीक है। बाकी गौतम सर आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग।
वेरी नाइस। ऑल्दो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए नया है, लेकिन फिर भी जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के अंदर स्टार्टिंग स्टेज पर बताया जाता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैन एनीवन से कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? अभी अभी पेपर पूरे हुए हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग प्लीज एक बता दो, कोई तो एक आया आवाज। फर्स्ट वन, अरे वाह क्या बात है। फर्स्ट वन इन्होंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और थर्ड तो भूल ही गए हम। क्या बात है। इसका मतलब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। हट गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अल्टीमेटली ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ओरिजिनेट अकाउंट से ही हुआ है, और इसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे ना हम 11th क्लास की अकाउंट्स दोबारा पढ़ रहे हैं। इसके अंदर फिर से जर्नल एंट्रीज आएंगी, फिर से लेजर पोस्टिंग होगी, फिर से ट्रायल बैलेंस बनेगा। फ़र्क इतना है, बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बस ये फ़र्क है। और सीए फाइनल लेवल पर जो लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं वहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, वहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाई जाती है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बनानी पड़ती है। तो सब्जेक्ट कोई नया नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को एक्सटेंड किया गया है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक वर्ड है कॉस्ट डिटर्मिनेशन और दूसरा है डिसीजन मेकिंग। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सर मैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के बारे में थोड़ी बात कर दूं। सर ने कहा सीए फाइनल में सिर्फ प्रोजेक्टेड जो बैलेंस शीट है वो बनेगी। थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मल वे में बताता हूँ। आपने आगे चल के फैसला किया 1000 करोड़ लगा करके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, 1000 करोड़। तो बैंक को अप्रोच किया, 500 करोड़ का हमें एडवांस चाहिए। तो बैंक ने कहा कि भाई जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे उसकी कॉस्ट कितनी है, क्या आपने कोई कैलकुलेशन किया है? उसमें टैक्स कितने लगेंगे, कोई कैलकुलेशन किया है? उसमें प्रॉफिट कितना होगा, कैलकुलेशन किया है? फिर जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप कैसे हमें पैसा वापस करेंगे, आपने कैलकुलेशन किया है? आपने कहा नहीं। तो बैंक ने कहा ये कैलकुलेशन करवा के लाओ। आप मुझे बताइए कैलकुलेशन कौन करेगा? नाउ यू हैव टू गो टू ए चार्ट अकाउंटेंट कि प्रोजेक्टेड जो है सब कुछ बना के दे दे हमें, पूरा उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं उसको, सब कुछ बना दे। एंड यू विल बी सरप्राइज कि एक चार्ट अकाउंटेंट के पास इतनी एक्सपर्टाइज है, जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनने से पहले उसका पूरा नक्शा बनाता है, इसी तरह से एक चार्ट अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस से पहले उसका पूरा नक्शा बना देगा, उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल के बता देगा ये प्रोडक्ट हमें इतना कॉस्ट करेगा, विच इज़ द पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग। इसमें हमारा प्रॉफिट इतना होगा और टैक्स इतने होंगे, और जो आपका पैसा वापस कर रहा है वो ऐसे करेंगे, और चार्ट अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे, और बैंक विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। और जब एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होगा यू विल बी सरप्राइज, हार्डली 0.1% का डिफरेंस होगा, पॉइंट समथिंग परसेंट का डिफरेंस होगा एक्चुअल और प्रोजेक्टेड में। क्योंकि बैंक कह रहा है जब आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट कितने का बनेगा तो इस पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, उसकी परसेंटेज तो होगी प्रॉफिट, टैक्स उसके ऊपर लगेंगे। तो जब तक आप एक चार्ट अकाउंटेंट से पूरा का पूरा बिजनेस का अपना नक्शा तैयार नहीं करवा के लाओगे तब तक आपको हम फाइनेंस नहीं देंगे। तो जितने बड़े बड़े फाइनेंस है सभी के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, और वो एक ही पर्सन है ऑथराइज जो उसको बना सकता है, चार्ट अकाउंटेंट। इतना एक्यूरेट बनेगा, एस्टिमेटेड और एक्चुअल में आप समझते हो डिफरेंस होता है। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि सारे स्टूडेंट पेपर में मुझे लिख के दो आपके फाउंडेशन में कितने मार्क्स आएंगे, वो एस्टिमेटेड है। जब एक्चुअल आएंगे तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा एस्टिमेट कर दे कि एक्चुअल से टैली हो जाए, वी शैल बी सरप्राइज कि यार ये होता है एस्टिमेट। ये चार्ट अकाउंटेंट करके देते हैं हर बड़े फाइनेंस के अंदर, चार्ट अकाउंट करके देते हैं। दैट इज ए गारंटी कि हमारा एस्टिमेट एक्चुअल से मिला लेना सेम आएगा। आप ये प्रैक्टिस करके देखो, आप अपने पेपर के ऊपर लिखो आपके एस्टिमेटेड कितने आएंगे और एक्चुअल आएंगे, तो मिला के देखो, आप देखिए कितना आपका सही एस्टिमेट था कि गलत एस्टिमेट था। दिस इटसेल्फ इज ए बिग जॉब। ये सारा कॉस्टिंग का पार्ट है। बस सर अब नहीं मैं इंटरफेयर करूँगा आप। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इसी तरह से ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, तो हमें ऑडिट का एक्सपोजर मिलता है। हम लोग जाते हैं कंपनीज़ का ऑडिट करने, बैंक्स के ऑडिट करने,
तो जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें यही चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो आज आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ और होने वाला है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल, ऑडिटिंग के अंदर सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो सब्जेक्ट है टैक्सेशन। और सर के पास जितना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता पूरी इंडिया में किसी और फैकल्टी के पास इतना एक्सपीरियंस होगा। तो प्लीज़ गिव हिम ए बिग हैंड ऑफ एप्लॉज। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं उन सब का कहीं ना कहीं पर हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने वाला है। और वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए ही इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आपको ऑलराउंडर बनाया जाए। सभी सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर जाकर भी आपको काम के अंदर यूज़ करने पड़े, क्योंकि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ना एक प्रोसेस बना दिया। उस प्रोसेस के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिट कर दिया जाता है कि अब वो प्रोसेस का पार्ट रहेगा। उसको वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को माना जाता है कि ही कैन डू एनीथिंग, कि ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये कुछ भी कर सकता है बस। और आगे जाकर वो नॉलेज जब आप अप्लाई करते हो तब जाकर आपकी वैल्यू बनती है। और उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक डिग्री और एक कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास डिग्री है तो वो एक एंट्री टिकट है। और एंट्री टिकट का मतलब क्या होता है कि अब आपको इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मिल रही है, लेकिन उसके बाद आप आगे कितनी ग्रो करोगे, आगे कितनी ग्रोथ मिलेगी आपको, वो ग्रोथ डिपेंडेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर। आप लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी बढ़ाते रहो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते रहो, आपको इंडस्ट्री के अंदर ऐसा लगेगा नो लुकिंग बैक। स्टार्टिंग में ज़रूर कुछ स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन एक बार इंडस्ट्री में टिकट मिल जाए तो उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ के अंदर। तो ये डिग्री लाइफ के अंदर हमें सब कुछ दे सकती है, बस ये डिग्री लेनी ज़रूर है। और लेनी किसके लिए है? अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जितनी स्ट्रगल आपके पेरेंट्स कर रहे हैं ना आपके लिए, वो हम लोग नहीं कर सकते। वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास डिग्री नहीं आ जाती। तो इसलिए इस डिग्री को अपना और अपने पेरेंट्स का ड्रीम समझकर बस लेकर दिखाना है। और जिस दिन डिग्री मिले उनको सरेंडर कर देना है कि ये बस आपकी मेहनत का ही रिजल्ट था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। वरना आपको पता है जो लोग अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब कर पाते वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ई रिक्शा चला रहे हैं, कोई कहीं पर छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव 35 ईयर्स 40 ईयर्स के लोग भी कई बार जब उनको इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलती, वो उस एज के अंदर फाउंडेशन इंटरमीडिएट का पेपर देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है बिना डिग्री के सर्वाइवल ही नहीं है। तो इसीलिए डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले इसको एसेसरी माना जाता था। एसेसरी का मतलब क्या होता है? कुछ एडिशनल, है ना। लेकिन आजकल ये नेसेसरी पार्ट हो गया है, बिना इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस डिग्री को हर हालत में लेना ही लेना है। राइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए, एक बात और भाई, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो पढ़ाएगा तो हर टीचर। एक तो डिफरेंस ये होता है कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे को लगता है पनिशमेंट मेरी चल रही है, कब ये क्लास ख़त्म होगी, मैं जाऊंगा, मेरा सर घूम रहा है। और एक बच्चे को ये लगता है यार पता ही नहीं 3 घंटे कहाँ निकल गए, जैसे हमारे लवली सर हैं, इनका पता ही नहीं लगता 3 घंटे कहाँ निकल गए। इज दैट राइट और नॉट? तो टीचिंग इसको बोलते हैं कि आपको सब कुछ सिखा दिया और आप हंसते हंसते सीख के चलते बने। तो हमारे यहाँ बाकियों के कंपैरिजन में एक ये पार्ट आपको मिलेगा। अभी आपने मेरी टैक्स की क्लास रेगुलर अटेंड नहीं की, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे आप बात करोगे, सीनियर से बहुत बता देंगे। हमारी पूरी क्लास में यही होता है, हंसते हंसते सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। दूसरी बात, क्लासेस का रेगुलर होना, पंक्चुअल होना जरूरी है। हमारे यहाँ रेगुलरिटी रहेगी, पंक्चुअलिटी रहेगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप अपने फ्रेंड से पूछ लेना, फाउंडेशन में जो भी आपका फ्रेंड कहीं भी पढ़ा है, टेस्ट सब जगह हुए होंगे, लेकिन जैसे हमने मार्किंग करके दिया है वैसे मार्किंग करके कहीं नहीं मिला होगा। सबने सॉल्यूशन साइट पे डाल दिया, अपने आप मार्किंग कर लो, ये बात आपको पता भी होगी। और इंटर में भी ऐसा है, जो टेस्ट लेंगे मार्किंग आपकी कोई नहीं करेगा, सब कहेंगे सॉल्यूशन है, मार्किंग। वो टेस्ट लेना ना लेना बराबर है, एक जैसा है।
हम आपको वही संडे सिस्टम रहेगा, प्रॉपर टेस्ट लेंगे, प्रॉपर मार्किंग करके प्रॉपर सिस्टम से देंगे। तो मतलब ये हर स्टूडेंट जानना चाहेगा कि भाई क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता लगेगी जब तक कि हम स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे। तो ये एक मेन फैक्टर इसके अंदर ये रहेगा। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव फॉर द टाइमिंग, एक सब्जेक्ट लो, 2 सब्जेक्ट लो, कोई सा सब्जेक्ट लो, आपकी चॉइस है। और जब रिजल्ट आएगा फेस टू फेस बैच बनेगा, जो भी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के बावजूद उसमें आना चाहेगा बिल्कुल अलाउड है। 1% किसी का कुछ रह जाता है, 100% अमाउंट आपका रिफंडेबल है, आपका कोई लॉस नहीं होगा। कुछ लॉस होगा भी तो हमारा होगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इनवाइट करूंगा आप में से सभी स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 जो भी डाउट पूछना चाहे, जो भी दिल में क्वेश्चन हो, यहाँ आइए, प्रॉपरली क्वेश्चन बताइए, वी शैल रिप्लाई। हाँ जी, आइए जी। जो भी आपके माइंड में प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, यहाँ के पूछना है कि भाई कैसे प्रिपरेशन का या इसका या उसका, कोई भी बात आप पूछ सकते हैं, आ जाइएगा। जिसको भी आना है प्लीज़ आ जाइएगा। कोई भी बात आप पूछना चाहे, कोई भी बात माइंड में नहीं रहनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो आपसे पहले वाला फाउंडेशन का बैच था, तो बच्चे अब जो हमारे यहाँ इंटर में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं कि यार ये सब्जेक्ट मैं वहाँ पढ़ लूँगा, वो सब्जेक्ट में वहाँ पढ़ लूँगा, ये सब्जेक्ट में यहाँ पढ़ लूँगा। लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम आती है जो आप अभी नहीं सोच पाओगे, जो बाद में सोच पाओगे। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, मेरी क्लास 11 to 2 होती है डेली यहाँ। उससे पहले सर की कॉस्टिंग की क्लास होती है। तो उस क्लास के अंदर 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने मान लो सपोज करिएगा कॉस्टिंग का सब्जेक्ट कहीं और ज्वाइन कर लिया। अब क्लास मेरी 11 बजे स्टार्ट होनी है, तो कई बार वो 11:30 आएंगे। तो हमने भी 11:30 कैसे सर, वो जो जहाँ पढ़ते हैं ना, आज सर ने आधा घंटा ओवर कर दिया। वो आधा घंटा ओवर करने में ये क्लास आपकी पूरी चली गई। कई बार होगा 10 बजे आ जाएंगे, जल्दी कैसे आए सर, आज सर ने ना क्लास जल्दी छोड़ दी। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी और कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आएगी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लगातार भागना पड़ेगा। कभी उसने, हमारा तो सिस्टम फिक्स है, जो टाइम है उसी टाइम पे स्टार्ट होगी, उसी टाइम पे। लेकिन हर जगह ये नहीं है। वो टीचर ने आपको टाइम दिया 7:30 को, 8:30 पे क्लास स्टार्ट हो रही है, और क्लास खत्म होनी थी 11 बजे, 12 बजे खत्म हो रही है, और दूसरी क्लास आपकी गई। तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपकी हो जाएगी। जैसे फाउंडेशन में है ना, एक जगह आप आगे बैठ के अपने चारों सब्जेक्ट पढ़ के चले गए। तो देखो, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। बेटर है आप चारों सब्जेक्ट एक ही जगह करो, रेगुलर टाइम टेबल से करो, एक ही जगह आओ, अपना सारे सब्जेक्ट स्टडी करके और आप चले जाओ। ठीक है, इसके अलावा कोई माइंड में कोई बात है, कुछ भी है, बिल्कुल आप पूछिए, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। नए सिलेबस की बात मैंने बता दी। नया सिलेबस जब भी आता है उससे 2 साल पहले मार्केट में र्यूमर आ जाता है, नया सिलेबस आ रहा है, नया सिलेबस आ रहा है। कोई कहेगा कल से आ रहा है, कोई कहेगा परसों से आ रहा है, वो चाहे 2 साल बाद आ रहा हो। प्रोसेस इज तो वेरी लेंथी। तो अगर वो नया आता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, उसमें से 2 कटेंगे। जो 2 कट रहे हैं, अकाउंट्स के अभी 2 पेपर होते हैं, एक ग्रुप 1 में होता है, ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 का अकाउंट्स हटेगा, तो एक अकाउंट्स तो फिर भी रह गया। ठीक है, और एक जो इको का कुछ पार्ट है ग्रुप 2 में, वो हटेगा, कुछ छोटा मोटा पार्ट वो हटेगा, यानी बेसिक सब्जेक्ट सारे सेम रहेंगे। तो अब नए सिलेबस हो, पुराने सिलेबस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें पेपर 3-3 हो जाएंगे, इसमें अभी 4-4 हैं, कुछ बर्डन कम हो जाएगा। तो सिलेबस अगर नया आ भी रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए सर। अब आप जो कहना चाहें, अब आप जो कहना चाहें, या जो बच्चा कुछ डाउट पूछना चाहे। मोस्ट वेलकम। किसी का कोई भी डाउट हो तो पहले रिगार्डिंग इंटर के किसी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको प्रोसीजर पूरा बता रहा हूँ। रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब होंगे, और इंटर का क्या प्रोसीजर रहेगा, ग्रुप 1 की एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो मैं बताता हूँ प्रोसीजर। तो उसके अलावा अगर आपने कुछ भी पूछना हो ग्रुप 1 के बारे में, जैसे किसी बच्चे को डाउट होता है जी मैं सपोज गूगल ड्राइव ले लेता हूँ, तो आप आराम से मान के चलो 15 फरवरी के बाद रिजल्ट आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना 2 महीने। आराम से स्टडी करो, और बाई चांस किसी तरह से क्लियर नहीं होता तो मैंने पहले ही बता दिया, फुल फी रिफंडेबल है। इतना पढ़ने के बाद कोई फेस टू फेस में आना चाहे अलाउड है। ठीक है, देखो अब ना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे ना पेपर कंप्लीट हुए हैं 20 को, कहीं डेट गलत हो तो बता देना। 20 दिसंबर 2022 को आपका फाउंडेशन का पेपर कंप्लीट हुआ है।
इंस्टीट्यूट ये क्लेम करती है कि हम 7 वीक्स के अंदर रिजल्ट देंगे। अब वो उससे पहले करेंगे, बाद में करेंगे, किसी को नहीं मालूम। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आना चाहिए। 10 को आ जाए, 15 को आ जाए, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, कोई कुछ नहीं बता सकता। द मोमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड दे विल डिक्लेयर। उनको करना भी क्या है? सर देखो, आप 10 कहोगे, मैं 15, बच्चों को 14 फरवरी देते हैं, याद रहेगा। 14 फरवरी, ठीक है। मतलब मान के चलो ये डे बनाने के बाद ही आएगा रिजल्ट, पहले डे बना लो फिर रिजल्ट। चलो 14 फरवरी को मान लेते हैं रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद ना आपको अप्रॉक्सीमेटली, वो भी डेट वो अनाउंस करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 28 फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप ICAI में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था दैट वाज मेंट ओनली फॉर फाउंडेशन, अब आप इंटर के लिए करवाएंगे। तो जैसे जैसे डेट्स आएंगी हम आपको अपडेट करते रहते हैं, जैसे पहले करते रहते थे। इसके बाद क्या है जी, आपकी इंटर की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप स्टार्ट तो आज से भी कर सकते हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन है, अब उसका जो पहला अटेम्प्ट आपका बनेगा वो बनेगा नवंबर 2023 में। आप 1 ग्रुप देना चाहो, 2 ग्रुप देना चाहो, सर ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हर आदमी का अपना स्टेमिना है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक का अपना अपना कैलिबर है, मैं कितना कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली यू डिसाइड आप क्या कर सकते हो। हाँ, दोनों में थोड़े थोड़े जो अलग से एडवांटेज है वो मैं बता देता हूँ जी आपको। नंबर 1, जो लोग रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, DU में रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको दोनों ग्रुप करने का इसलिए एडवांटेज नहीं होता क्योंकि इंस्टीट्यूट कहती है जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो सकती। क्योंकि एक आदमी 2 जगह पे नहीं जा सकता, या तो आप कॉलेज जाइए या तो आप आर्टिकलशिप पे जाइए। तो इसलिए उन लोगों के लिए मजबूरी ये रहती है कि जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती तब तक आप दोनों ग्रुप दो या 1 ग्रुप दो, उतना टाइम तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक एक करके देंगे। अच्छा, इनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अब उनको रहते जी अगर मैं मान लो एक एक ग्रुप करके दूंगा तो मैं तो रैंकर हूँ, फिर मेरा रैंक नहीं आएगा। तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज। अगर आप एक एक ग्रुप करके दोगे तो आपको रैंकर में नाम नहीं आएगा आपका। आप सब्जेक्ट टॉपर हो सकते हो, आप अकाउंट्स के टॉपर हो, आप इनकम टैक्स के टॉपर हो सकता है, लेकिन रैंक नहीं आएगा उसका। सब्जेक्ट टॉपर आप हो सकते हो। अच्छा, जिन बच्चों ने SOL से किया या जिनको रेगुलर कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों ग्रुप कर सकते हैं। दोनों ग्रुप करने का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि मान लो आपने ग्रुप नंबर 1 के 4 पेपर दिए, ग्रुप नंबर 2 के 4 पेपर दिए, तो एग्रीगेट में पूरे के पूरे 8 पेपर को एक साथ मान लिया जाएगा। मान लो किसी का ऐसा होता है जी ग्रुप 2 के किसी एक पेपर में कम नंबर आए, अलग से एग्रीगेट नहीं बना, आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों दिए, तो दोनों के मान लो 800 नंबर के पेपर थे, तो 800 में से आपके 400 नंबर आने चाहिए। उसमें वो ये नहीं कहेंगे जी ग्रुप 1 को अलग से करो, ग्रुप 2 से अलग से करो, जबकि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, वो तो पता ही है, लेकिन एग्रीगेट के लिए आपको थोड़ा कंपनसेशन मिल सकता है। तो यही मेन बातें हैं जो आप थोड़ी सी डिफरेंस करेगा। बाकी आपको एक मिनट, जैसे एक ग्रुप में आए 190, सपोज 200 में चाहिए, और एक ग्रुप में आए 210, तो जो 10 मार्क्स सेकंड ग्रुप के एक्स्ट्रा है वो फर्स्ट ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो इसके भी 200 मान लिए जाएंगे, उसके भी 200, दोनों पास हो जाएंगे। सर जो बात कह रही है 400 वाली वो ये कह रही है। एक ग्रुप में आए 180, एक में आए 220, उसके 20 इसमें जुड़ जाएंगे। टोटल करके 400 चाहिए, टोटल करके 400। तो एक ना बच्चों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मान लो आपके किसी भी ग्रुप में सपोज ऐसा रहता है एग्रीगेट नहीं बन पाता, आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, तो दोनों को मर्ज करके एग्रीगेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो डिसएडवांटेज है सिंगल का वो केवल यही है कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिनका ये एक्सपेक्टेड होता है कि रैंक आएगा, फिर उनको अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हो तो उससे वंचित रहना पड़ेगा, रैंक नहीं आएगा।
आप सब्जेक्ट टॉपर हो सकते हो, जो आपके मार्क्स आएंगे वो तो सर ने बताई है, 100 का नोट जैसे मर्जी रखो, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं उसको कोई रोक ही नहीं सकता, बट यू विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज रैंकर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बाकी जैसे जैसे हमारे यहाँ आपको फाउंडेशन में भी मैं डेली अपडेट करता रहता था, पेपर पोस्टपोन हो गए, पेपर ऐसा आएगा, एमटी पे रिलीज हो रहा है, आरटीपी आ रहा है, तो हम इंस्टीट्यूट की जो भी गाइडलाइंस है आपको डे टू डे अपडेट करते रहेंगे। भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, वीडियोज़ भी बनाते हैं, आपको क्लास में भी समझा देते हैं। बाकी फ़ोन फैसिलिटी तो आपके पास है ही सही, पूछते भी रहते हो आप कौन सी चीज़ क्या होगी, तो वो सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी इंटर के लिए सर एक बार थोड़ा ब्रीफिंग कर देंगे। देखो, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके साथ सी शूट का कहना है कि भाई आप कॉलेज जाओगे या ऑफिस जाओगे, तो उसका एक वे आउट ये रहता है, जब आप सेकेंड ईयर में है, आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते हैं और आपको आर्टिकलशिप करनी है, तो आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हो एसओएल में। क्यों सर? दैट इज ए वे आउट। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या है, अगर आपके दोनों ग्रुप देखिए क्लियर हो गए, आर्टिकलशिप करना है, तो बीकॉम की कोई रेलेवेंस नहीं है सीए के साथ में। वो तो वैसे बंदा करता है, यार एक एक्स्ट्रा हुआ है, बाई चांस सीए नहीं हुआ तो ये काम आ जाएगा, तो उसकी कोई खास अपने आप में सीए के साथ इंपॉर्टेंस नहीं है। और एसओएल में करके कर लो, छोड़ो मत, एसओएल में शिफ्ट कर जाओ। तो ये एक वे आउट उसमें बनता है। अगर आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, मतलब आपका सीए बनने का जो टोटल रेन्यूअर है वो लेट ना हो, तो दिस कैन बी वन वे आउट, उसमें शिफ्ट कर लो दोनों ग्रुप निकालने के बाद। ठीक है सर, ये एक वे आउट हो सकता है। इसके अलावा जो डाउट आप पूछने चाहें वो आप पूछ सकते हो, या आइए जिसका भी जो डाउट है वो डिस्कस करते हैं। रिगार्डिंग आपको पूछना हो भाई इंटर के रजिस्ट्रेशन के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, रेगुलर कॉलेज के बारे में कैसे मैनेज होगा, आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो सर आपको हर चीज़ को अच्छी तरह से समझाएंगे। अच्छा, जैसे कल आपको एक मैसेज आया था, इसमें हम सबको ना कुछ एक्स्ट्रा हमेशा पसंद आता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। तो अब यहाँ पर जब प्लानिंग हुई है तो आपको 9 मंथ की जगह 9+2 मिल रहे हैं। 9+2 समझ रहे हो, आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कुछ बच्चे बेटा अभी सोकर जागेंगे रिजल्ट के बाद। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम आपको राइट गाइडेंस देना चाह रहे हैं और राइट ट्रैक पे रखना चाह रहे हैं, तो आपको 9+2 मिल जाएंगे, यानी औरों के मुकाबले आपके पास एक्स्ट्रा पावर होगी। आप खुद बताओ, अगर एक्स्ट्रा पावर आपको मिल जाएगी 2 मंथ्स की, ठीक है। तो इसलिए अपने कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो जितने आपको लगते हैं कि हम कर सकते हैं। बाद में अगर आपने मान लो जीडी से कर लिया है, या मतलब गूगल ड्राइव से कर लिया, पेन ड्राइव से सीख भी लिया है, अगर आप दोबारा कर लोगे तो आपका और पक्का हो जाएगा। मतलब ये चीज़ आपकी फ्रूटफुल ही रहेगी, वेस्ट नहीं जाएगी। सर, जो आपने एक्स्ट्रा पावर वाली बात की, इसके साथ कोई गाना नहीं जुड़ सकता? कोई गाना जोड़ के सुनाओ बच्चों को। मैं तो सुपरमैन, आईसीआई का फैन। तो मैं बेसिकली हम आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं बेटा, इसलिए आपको बुलाया गया है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ये सेमिनार ओवर होने के बाद भी अगर आप इंडिविजुअली किसी स्पेसिफिक टीचर से पूछना चाहें तो तब भी पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप में से कोई पूछना चाहता है, कोई भी कुछ तो होगा ना मन में, तो वो कर सकता है। दिल दिया गल्ला, दिल दिया गल्ला, हाँ तो फिर कर लो ना। करांगे नाल नाल बह के दिल दियां गल्लां। अगर आपके मन में कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर से पूछ सकते हो, सारे अवेलेबल हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। हैं आड़ दूं? अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर आड़ दो, ठीक है। अच्छा, आज का जो सेमिनार है उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, आपके सबके मेल के ऊपर ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जो सभी स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट थे सबके पास मेल पे हम भेज देंगे। बाई चांस आपको दोबारा भी सर का गाना सुनना हो तो आप सुन सकते हो, सर का भी। तो सर अब आपकी इजाज़त है। तो देखो, जैसे आपके ना ग्रुप 1 में आज की डेट में एज ऑन प्रिवेलिंग प्रेजेंट सिस्टम, फ्यूचर में क्या होगा, सिलेबस कब से नया आएगा। तो ग्रुप 1 में ना जैसे आपके 4 पेपर है सपोज,
और एक हो गया अकाउंट्स का, टैक्स का, कॉस्टिंग का और एक लॉ का। और ग्रुप 2 में भी है जी आपका, एक तो अकाउंट्स का, एक एफएम इको और एक हमारा है जी ऑडिट का और एक है EIS। तो लवली सर ने आपको ये बोला कि मान लीजिए आप 15 फरवरी के बाद सोचते हैं जी मुझे तो दोनों ग्रुप देने हैं, तो 15 फरवरी से लेके 31 अक्टूबर तक आप काउंट कर लो कितने महीने हो गए, क्योंकि 1 नवंबर से इंटर के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो 8 महीने में 8 पेपर को तैयार करना, यू कैन इमेजिन पिछले 6 महीने में 4 पेपर तैयार किए आपने, मतलब 4 पेपर प्रिपेयर करने में 6 महीने लगाए हैं। तो 8 पेपर प्रिपेयर करने में कितना टाइम चाहिए? तो अगर वो उनका कहने का पट्टा ये है कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे दोनों ग्रुप देने हैं, फिर तो किसी भी हालत में आपको एक दिन भी वेट नहीं करना चाहिए, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट फॉर इंटर। और जिन्होंने एक ग्रुप करना है और आपके पास बहुत बड़ी ऑप्शन है, तो आपको टाइम का सफिशिएंट मिलेगा। ही इज टेलिंग कि 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप कंपेयर करोगे जो बच्चा 15 फरवरी के बाद करेगा और जो बच्चा 1 जनवरी से शुरू कर देगा, तो नेट 1.5 महीने का इफेक्ट है। तो 1.5 महीने मतलब 45 डेज। 45 डेज में कितना सारा कोर्स कवर हो सकता है, दैट विल बी द एडवांटेज। यही कहना चाहते हैं सर आप? थैंक यू जी, आप बोलो सर। अब मैं आपको एक सीक्रेट की बात बताता हूँ। हरीश सर टैक्स के भी बहुत बढ़िया टीचर हैं अरे सर, और ऐसा मत बोलो। और कॉस्टिंग के भी बहुत बढ़िया टीचर हैं। ये टैक्स कॉस्टिंग के बहुत बढ़िया टीचर हैं, तो सारे डाउट्स टैक्स और कॉस्टिंग के हरीश सर लेंगे। ग्रुप 1 में पढ़ाएंगे हम डाउट वही टाइम 1 to 3 1 to 3 सर। तो मेरा नाम डाउट टीचर रख दो सर। 1 to 3 2 घंटे हरीश सर डाउट लिया करेंगे, कॉस्टिंग के और टैक्स के। और कोई सब्जेक्ट भी सर? दो सब्जेक्ट के, कॉस्टिंग के और टैक्स के। मतलब सीक्रेट बता रहा हूँ, आपको डाउट लेना चाहे तो ले लेंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे, ना कहना चाहे, कुछ सुनाना चाहे? चलो फिर ख़त्म करें सेमिनार को। उसके बाद पर्सनली अवेलेबल हैं हम बात करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स। आप लोगों ने टाइम निकाला, आप यहाँ आए, हमारे इंस्टीट्यूट की शोभा बढ़ाई और आपके मुस्कुराते चेहरे। तो वंस अगेन वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, बाय।